मनीषा जैन और स्वागत करती हूं आप सभी का सिटी 24 उज्जैन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने मतगणना की ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को मतगणना की प्रक्रियाओं के संबंध में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने देवास रोड स्थित विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय में विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत माइक्रो ऑब्जर्वर, गणना पर्यवेक्षकों एवं गणना सहायकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया का निरीक्षण कर प्रशिक्षणार्थियों को निर्देश दिए कि आयोग के स्पष्ट निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। मतगणना प्रक्रिया में एक रूपता के साथ कार्य किया जाए। मतगणना के दिन मतगणना पर्यवेक्षकों, गणना सहायकों आदि नियमों के तहत कार्य करें। कलेक्टर ने प्रशिक्षण कक्षों में बैठकर ट्रेनर्सों से द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दी जा रही मतगणना की प्रक्रियाओं को सुना और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर प्रीति यादव, अपर कलेक्टर संदीप सोनी, एसडीएम गर्ग, डॉक्टर संदीप नाडकर्णी आदि उपस्थित थे। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण डॉक्टर विजय सुखनानी, प्रोफेसर इंद्रेश मंगल आदि ने दिया। उपस्थित रहना है, उसका नंबर दिया जाएगा, वहां पर आपको उपस्थित होना है। मेन जो है काउंटिंग डे C-1 के बारे में निर्वाचन आयोग के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं। ट्रेनिंग पे फोकस इसलिए होता है कि जो निर्देश है उसका पालन करें तो कभी विवाद की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि आजकल सारे लोग पढ़े लिखे हैं। राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास भी वही उपलब्ध किताबें हैं, तो एक रूपता रहे और सबको क्लियर हो, इसलिए हमने राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं उनको भी ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं। अभी ट्रेनिंग किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से? अभी जो ट्रेनिंग है इस बार 3 तरह के लोग हैं। एक तो जो काउंटिंग एजेंट्स होंगे जो ईवीएम से गणना करेंगे, दूसरा जो पोस्टल बैलेट की गणना करेंगे क्योंकि पोस्टल बैलेट बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, और तीसरा जो माइक्रो ऑब्जर्वर है जो हर टेबल पे उस गणना का पर्यवेक्षण करेंगे। तीनों की ट्रेनिंग अलग अलग हो रही है। कर्नाटक बैंक की केसीसी लोन वसूली की आड़ में किसानों की जमीनें नीलाम कर दी गई थीं। कलेक्टर ने इन जमीनों के 5 नामांतरण निरस्त कर दिए हैं। करोड़ों की जमीन वापस मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। केसीसी लोन की वसूली के नाम पर जमीनों को औने पौने दाम पर नीलाम करने का कथित खेल आखिरकार फेल हो गया है। कलेक्टर कोर्ट ने 5 प्रकरणों में नामांकन निरस्त कर दिए हैं। इससे संबंधित किसानों को बड़ी राहत मिली है और उनकी बेशकीमती जमीन दोबारा उनके स्वामित्व की हो गई है। किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत लिए लोन की राशि जमा नहीं होने पर संबंधित किसानों की जमीन बिना पूर्व सूचना के नीलाम करने का मामला सामने आया है। किसानों ने शिकायत की थी कि लोन वसूली के उन्हें नोटिस तक नहीं दिए गए और बाले बाले उनकी जमीन नीलाम कर दी गई। यही नहीं, कुछ प्रकरणों में तत्कालीन तहसीलदारों ने नीलामी खरीदार के नाम जमीन का नामांतरण तक कर दिया। मामले में कुछ राजस्व व बैंक अधिकारी और बैंक के दलाल की मिलीभगत से कतिपय भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे। शिकायत मिलने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जांच शुरू करवाई थी। जांच में कुछ प्रकरणों में अनियमितताएं उजागर हुई थीं और प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं पाया गया था। कलेक्टर कोर्ट ने 5 प्रकरणों में सुनवाई करते हुए नीलामी के बाद किए गए नामांतरण निरस्त कर दिए हैं। कलेक्टर कोर्ट ने नामांतरण निरस्त करने के साथ ही संबंधित तहसीलदारों को पूर्व की स्थिति निर्मित करने के आदेश दिए हैं। संबंधित तहसीलदारों ने भी आदेश के पालन में पुनः पूर्व की स्थिति निर्मित कर पालन प्रतिवेदन भी कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त जमीनें फिर संबंधित किसानों के नाम हो गई हैं। प्रक्रिया में खरीदार विनोद मुलानी ने भागीदारी की और सभी जमीनें नीलाम में उसे ही मिली। यही नहीं, केसीसी के उक्त सभी 5 प्रकरण एक ही बैंक कर्नाटका बैंक फ्रीगंज शाखा से संबंधित हैं। कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत एक प्रकरण में बताया गया था कि कर्नाटक बैंक लिमिटेड शाखा फ्रीगंज ने आवेदन पत्र आरसीसी पत्र घट्टिया के नागू सिंह पिता फतेह सिंह के विरुद्ध केसीसी स्कीम के तहत 9,90,000 रुपए की राशि बैंक नियमों के अधीन 9 सितंबर 2015 को स्वीकृत की गई थी।
नागू सिंह उक्त राशि बैंक नियमों के अनुसार समय सीमा में जमा कराने में असफल रहे, जिसके चलते शोध रकम 11,71,685 रुपए वसूली का उल्लेख आरसीसी आवेदन पत्र में किया हुआ है। नागू सिंह के पुत्र अर्जुन सिंह ने कुछ महीने पूर्व कलेक्टर न्यायालय के समक्ष जन सुनवाई के दौरान एक शिकायत की थी। इसमें संबंधित विभागों के तत्कालीन कुछ अधिकारी, बैंक दलाल व अन्य के नामों का उल्लेख करते बैंक ऋण वसूली की आड़ में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद कई किसानों के साथ केसीसी लोन वसूली के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायतें प्रशासन के पास पहुंची थीं। भारतीय किसान संघ ने भी अवैध रूप से किसानों की जमीनें नीलाम करने की शिकायत की थी। अपर कलेक्टर मृणाल मीणा की अध्यक्षता में गठित दल ने केसीसी लोन से जुड़े करीब 600 प्रकरणों को खंगाला था। हालांकि अधिकांश प्रकरण में नीलामी प्रक्रिया नहीं हुई थी। करीब 15 मामले नीलामी से जुड़े होने की बात सामने आई थी। बाद में 5 मामले ऐसे पाए गए जिनमें प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं हुआ। बाइट कलेक्टर। लेकिन पिछले साल मुझे जब मालूम पड़ा मई में कि आपकी ज़मीन बेच दी गई है और वो ज़मीन दूसरे किसी को दे दी, जब उसके पास में गया बीच में 2-4 बोर बोलवान मैंने भी मेरी रजिस्ट्री कर दो इसकी यार, तो मेरे को आलम टालम करता रहा। मैंने बार बार उसको समझाने का, उसने करनी। फिर बाद में मैंने उससे कहा कि भैया जब मैं खेती करने का तो मेरे पास पीछे दादा लोग छोड़ो और मेरे को मारने कूटने की धमकी थी उसने, और बोला तेरे खेत कुछ नहीं जा, हमने तो बेच दी, तेरे से बने जो कुछ कर लेना। क्या तो हमने साहब कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन भी दिया, सब दूर और बताया से, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब, इसलिए आप मेरी कोई सुनवाई करने की कृपा क्या करें। चाहते हैं? मेरा इसमें मेरी सुनवाई करी जाए साहब, और मुझ गरीब किसान के लिए वो मेरा हक दिलाया जाए साहब। कितनी बीघा जमीन है? मैंने उससे 8 बीघा 200 ज़मीन ली थी, उसमें से 4 बीघा और 4 बीघा उसने दूसरों को बेच दी, और 3 बीघा और 78 आरा मेरे 3 बीघा और 18 आरा मेरे पास है। कहाँ पर है जमीन? ये दताने में है साहब, दताना मताना हवाई पट्टी के पास में। क्या नाम है? उनका नाम है संपत भाई पति दयाराम चौधरी। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश पिता रामरतन दताना। बीच में कर्नाटका बैंक के द्वारा जो ऋण के लिए किसानों की ज़मीनें नीलाम की गई थी, उसका मामला सामने आया था। उसमें अपर कलेक्टर ने जांच की थी। अब चूँकि वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस था, इसलिए उसको कलेक्टर न्यायालय में केस पंजीबद्ध किया गया और नीलामी की प्रक्रिया और नामांतरण की प्रक्रिया नियमानुकूल नहीं थी, इसलिए भूमि पुनः किसानों के नाम करने के आदेश पारित किए गए हैं। ऐसे 5 किसान हैं जिनकी ज़मीन जो बैंक ने नीलाम की थी वो उचित नहीं थी, उन पे पुनः किसानों के नाम चढ़ाने का आदेश दे दिया गया और तत्काल किसानों का नाम लैंड रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया है। जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे उनके कुछ एक्शन उस पर कार्रवाई पृथक से चल रही है, वो मामला भी अभी न्यायालय में है। सर मामला लोकायुक्त पुलिस के दल ने एमपीईबी के सहायक मंत्री को नए व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन देने हेतु 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। सहायक मंत्री ने एमपीईबी के एक विद्युत ठेकेदार के माध्यम से रिश्वत राशि मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक ने बताया कि एमपीईबी के ठेकेदार राधेश्याम सिसोदिया निवासी 11 नगर भैरवगढ़ ने लोकायुक्त को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि ठेकेदार सिसोदिया ने अपनी क्लाइंट तृप्ति गुप्ता निवासी आनंदगंज के झिरी के नए होटल के लिए विद्युत कनेक्शन की फाइल एमपीईबी के सहायक मंत्री मणिशंकर मणि को प्रस्तुत की थी। को पास करने के लिए 12,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। क्या है पूरा मैटर? पूरा बता शुरू। एनएससी का नई कनेक्शन की मैंने फाइल लगाई थी एक होटल के कनेक्शन के लिए। उन्होंने डिमांड रखी थी कि 12,000 रुपये मुझे दे दो, मैं करवा देता हूँ आपका काम। क्या कुछ समस्या थी कनेक्शन में या फिर कोई समस्या नहीं। अच्छा, वो तो हमेशा हर फाइल पे पैसे लेते हैं। कुल कितनी राशि आपसे मांगी थी? 12,000 मांगी थी। कहाँ पर कनेक्शन करना था और किसका? यहाँ पे आनंदगंज जी झीरी है ना, यहाँ पे होटल खुला है एक नया गुप्ता जी का, तृप्ति गुप्ता का नाम से है कनेक्शन। उनके मीटर लगाने के लिए इन्होंने रिश्वत मांगी थी 12,000 रुपये। इसके पहले भी कभी उन्होंने किसी से रिश्वत मांगी ठेकेदार से या आपसे कभी? तो मांगते रहते हैं, जब तो मैंने इनको पकड़वाया है। अच्छा, कितने समय से चल रहा था आपके कनेक्शन का मैटर? तो कम से कम दीपावली पहले से बात चल रही थी। तो उस समय क्या है कि इन्होंने
पेमेंट मांगा था तो त्यौहार आ गया था, छुट्टी आ गई थी, तो मैंने कहा ठीक है सर दिवाली बाद देखते हैं, कंज्यूमर के पास अभी पैसा है नहीं, अब हर आदमी के पास पैसा थोड़ी क्या उठा कर लिया है देने के लिए। क्या नियम है, कितना रुपया लगता है और आपके उन्होंने वो भी जो भी चार्ज लगता है ना उसमें लोग अपना इंक्लूड कर लेते हैं कि आपका इतने किलोवाट का कनेक्शन है तो इस पर 1 किलोवाट पे 1000 रुपये लेंगे, 2 किलोवाट पे 2000 लेंगे। 10 किलोवाट 9 किलोवाट का कनेक्शन था, 12000 रुपये मांगे थे उन्होंने, 11000 खुद के लिए और 1000 रुपये लाइनमैन विनायक राव के लिए। विनायक राव सर्वेयर है उधर लाइनमैन, उसके लिए 1000 रुपये मांगे थे। और भी किसी अधिकारी हैं जो इस तरह के हरकतें करते हैं, इनके अलावा कुछ जो और भी अभी है? तक तो मेरी नज़र में नहीं है, देखो मेरे तो जो पहले हुई नज़र में आया। क्या नाम है आपका? राधेश्याम सिसोदिया। तो पता सर क्या कुछ कार्रवाई की गई? ये शिकायतकर्ता श्री राधेश्याम सिसोदिया एमपीवी में ठेकेदार हैं। ये लोगों के विद्युत कनेक्शन दिलाने का कार्य करते हैं। इन्होंने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक श्री विश्वकर्मा सर के यहाँ शिकायत की कि अपने एमपीवी में असिस्टेंट इंजीनियर श्री मणिशंकर मणि द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए 12000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन एसपी साहब द्वारा कराया गया। शिकायत के दौरान शिकायत सत्य पाई गई और उसी लिए ट्रैप का आयोजन किया गया। आज सहायक यंत्री श्री मणिशंकर मणि 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किए गए। सर इन्होंने क्या और इससे ज़्यादा की रिश्वत की मांग की थी या 12,000 की मांग की थी? उन्होंने 12,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी और अलग पूरा हिसाब उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे किस काम के लिए कितने हैं। तो वो 12,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी, 12,000 रुपये लेते हुए ट्रैप किए गए। इसके पहले भी क्या इनसे या किसी और ठेकेदार से इन्होंने रिश्वत? वो अभी विवेचना की जा रही है उस चीज़। सर इनको कहाँ पर बुलाया था, कितने बजे घटना है? ये इंदौर गेट पर अभी आधे घंटे पहले उनको बुलाया था फ़ोन करके, और पूर्णानंद मंदिर है गणेश जी का, उसके बाजू में चाय गुमटी के पास में रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए। डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए था या फिर वो व्यवसाय कनेक्शन के लिए? नहीं, ये व्यवसाय कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। किसी ये इनकी क्लाइंट है कोई तृप्ति, श्रीमती तृप्ति हैं, उन्होंने इनको काम करने के लिए दिया था राधेश्याम सिसोदिया जी को। उनका होटल है, होटल में वो कनेक्शन लेना चाहती थी, उसके लिए कनेक्शन देने का प्रयास करवा रहे थे। उस दौरान उनके जो असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। विधानसभा चुनाव में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा डाले गए पोस्टल बैलेट 2 दिसंबर को जिला कोषालय के स्ट्रांग रूम से अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किए जाएंगे। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतगणना इंदौर रोड स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना के पूर्व पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। मतगणना के 1 दिवस पूर्व शनिवार 2 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे जिला कोषालय के डबल लॉक में रखे स्ट्रांग रूम से सुरक्षित रूप से पोस्टल बैलेट को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के एक अस्थायी रूप से बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने इस संबंध में जिले की 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देश दिए हैं कि वे इसके लिए इस प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को लिखित में अनिवार्य रूप से सूचना दी जाए। जिला स्ट्रांग रूम से अस्थायी स्ट्रांग रूम तक पोस्टल बैलेट ले जाने की प्रक्रिया के दौरान फोटो एवं वीडियोग्राफी अनिवार्य की जाएगी तथा पुलिस बल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पोस्टल बैलेट ले जाए जाएंगे। अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता उक्त संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन कर सकेंगे। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम को अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष जिला कोषालय के स्ट्रांग रूम को खोलते समय और अस्थायी स्ट्रांग रूम को सील किया जाएगा। इसी तरह अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में 3 दिसंबर को प्रातः वास्तविक मतगणना के पूर्व अस्थायी स्ट्रांग रूम को खोला जाकर वहां से उनकी उपस्थिति में रखे डाक मतपत्रों को मतगणना कक्षों की टेबलों तक ले जाया जाएगा। मतपत्र अभी हमारे यहाँ ट्रेजरी जो है कलेक्ट्रेट का, उसमें रखा हुआ है, वो भी एक स्ट्रांग रूम है। निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि मतगणना के 1 दिन पहले जहाँ मतगणना होनी है वहाँ पे उसको एक
अस्थायी स्ट्रांग रूम बना के उसको रखा जाए। तो दिनांक 2 को यहाँ से शाम को 3 बजे के आसपास प्रत्याशियों या उनके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में वो स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, उनको सूचना दी जा रही है। और अगर वो साथ जाना चाहें तो वो साथ उनको ले जाया जाएगा। फिर अस्थायी स्ट्रांग रूम जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया गया है वहाँ पे वो सारे 7 विधानसभा के बॉक्स रखे जाएंगे, प्रत्याशी या उनके एजेंट की उपस्थिति में सील किए जाएंगे और मतगणना के दिन 7 बजे सबसे पहले ये स्ट्रांग रूम खुलेगा और संबंधित पेटियां आरओ के कक्ष में जहां मतगणना होनी है वहां रखी जाएंगी। इसकी जब मतगणना प्रारंभ हो जाएगी फिर ईवीएम का स्ट्रांग रूम खुलेगा। डाक विभाग द्वारा कोयला फाटक के पास स्थित महाकाल परिसर में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। भारतीय डाक विभाग मालवा संभाग उज्जैन द्वारा जिला स्तरीय फिलाटेली प्रदर्शनी अवंतिका पैक्स 2023 का आयोजन किया गया है। मालवा संभाग की प्रीति अग्रवाल, पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर, प्रवर अधीक्षक डाकघर SK ठाकरे की मुख्य अतिथि की उपस्थिति में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अधीक्षक डाकघर SK ठाकरे, अध्यक्ष प्रवर अधीक्षक द्वारा उप अधीक्षक डाकघर कोमल सिंह पवार, निर्देशक डॉक्टर सुधीर भाई गोयल, संरक्षक कृष्णानंद जी महाराज उपस्थित थे। सरस्वती माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदर्शनी में भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी डाक टिकटों के माध्यम से भारतवर्ष के इतिहास में वैज्ञानिक महान नेता, देश की सांस्कृतिक विरासत, कलात्मक गतिविधियों और जीव जंतुओं की जानकारी लोगों को प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। इस प्रदर्शनी के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया विषय पर दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक स्टैंप डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित हुई और शाम को मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, फिलाटेली एवं डाक विभाग सामान्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी क्विज प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि डाक टिकट संग्रह, जिसे किंग ऑफ हॉबीज भी कहा जाता है, के बारे में दिलचस्प जानकारी इस प्रदर्शनी में मिलेगी, जो कि छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उनके मानसिक एवं संपूर्ण विकास में भी यह योगदान देगी। प्रदर्शनी में प्रवेश पूर्ण रूप से निःशुल्क रखा गया है। भारतीय डाक विभाग का पूरा स्टाफ उपस्थित था। हम आपको बता दें कि 400 रुपए सालाना में 10 लाख रुपए की भारी रकम की दुर्घटना बीमा की सुविधा भी डाक विभाग द्वारा दी जा रही है। आज हम लोग उज्जैन में 2017 के बाद पुनः जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ये 7वीं जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी जो कि उज्जैन में लगाई जा रही है और बहुत आकर्षक प्रदर्शनी बच्चों ने और हमारे सीनियर और जूनियर फिलैटलिस्ट ने लगाई है। इसमें कॉम्पिटिटिव क्लास भी है और इनवाइटी क्लास भी है। जो हमारे सीनियर फिलैटलिस्ट हैं उन्होंने इनवाइटी क्लास में एग्जिबिट्स लगाए हैं। आप देखेंगे बहुत सुंदर डाक टिकट प्रदर्शनी है। कुल 100 फ्रेम में ये डाक टिकटों का संग्रह लगाया गया है, जिसमें ओलंपिक पे विशेष डाक टिकटों का संग्रह है और जितने भी अलग अलग विषयों पे डाक टिकट जारी किए गए हैं, चाहे वो विशेष पगड़ियों पे हो, देशी व्यंजन पे हो या क्रिकेट पे भी डाक टिकट का जो संग्रह है, महाकाल नगरी पे के ऊपर जारी किए गए डाक टिकट हैं और सिंहस्थ में जारी किए गए विशेष आवरण हैं, उन सभी का यहाँ संग्रह लगाया गया है, जिससे कि बच्चों को और बड़ों को भी अलग अलग विषय के बारे में डाक टिकटों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का जो यहाँ पे है प्रवेश निःशुल्क है और इसके दौरान बच्चों के अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। स्टैम्प डिजाइन कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा, साथ ही साथ क्विज कंपटीशन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। ये पूरे आयोजन सभी बच्चों को अलग अलग थीम पे आयोजित कराए जाएंगे और सभी फिलैटली से जुड़े रहेंगे। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में 4 विशेष आवरण जारी किए गए हैं, जिसमें से एक अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम पे विशेष आवरण जारी किया है, दूसरा हमने माँ बगलामुखी ट्रस्ट पे विशेष आवरण जारी किया है, साथ ही 2 विशेष आवरण हमने माँ हरसिद्धि का जो दीप स्तंभ है उस पे और एक भेरूगढ़ प्रिंट जो उज्जैन का आप जानते हैं बहुत बाटिक प्रिंट है, उस पे भी विशेष आवरण जारी किया है। बीते दिनों को हुई मौसम की पहली मावठा की बारिश फसलों के लिए राहत लेकर आई है। जिले भर में रात भर हुई बारिश ने खेती को तर कर दिया है। इससे इलाके के किसानों को लाखों रुपए का फायदा हुआ है।
बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों की माने तो फसलों पर बारिश की बूंदें सोना बनकर बरसी हैं। ऐसे में बारिश से रबी की खेती को नया जीवन मिला है। खासकर गेहूं की फसल के साथ सरसों और आलू को भी बारिश से भारी राहत मिली है। जिले के किसान ने बताया कि पिछले 2-3 दिन से मौसम का मिजाज बदल रहा है। अचानक मौसम परिवर्तन से दिन के साथ रात भी ठंडक देखी जा रही है। मौसम के परिवर्तन होने के कारण किसानों को गेहूं की फसल के पकने को लेकर करीब 2 से 3 बार पानी की जरूरत लगती है, लेकिन मौसम ने अचानक पलटी खाई, जिसके चलते शाम को बारिश की हल्की बूंदें पड़नी शुरू हो गई। रात होते होते बादल पूरे इलाके में खूब बरसे। मावठ की पहली बारिश होने से किसानों में खुशी का माहौल है। गेहूँ बो रखे हैं, लहसुन बो रखी और चने बो रखे और कुछ ने आलू बो रखे। तो कम पानी के लिए ये बारिश अभी हुई तो अच्छी है, अच्छे फ़ायदा होने, अभी कोई नुकसान नहीं है कि भी अच्छी फसल आएगी। और क्या, पानी की बचत हो गई, इसलिए अच्छा है। अभी बारिश होने से फ़ायदा है। यही नहीं, अभी किसान के खुशी यही है, पानी गिर गया तो मौसम अच्छा है, बढ़िया है और फसल के लिए भी अभी गुनाकारी है ये बारिश। क्या फ़ायदा यही होगा, पानी बच जाए तो हो गई। और क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। कौन से गांव में खेती करते हैं? सोंडा, तेवास। उज्जैन महाकाल थाना क्षेत्र पुलिस का नया कारनामा। सड़क के किनारे पर रखी रहवासी की कुर्सी गाड़ी में भरकर ले गए। सीसीटीवी कैमरे में दिखी सारी घटना। उज्जैन नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र में प्रमुख सड़क हो या फिर प्रमुख चौराहे हो या फिर प्रमुख स्थान हो, अगर आम नागरिक अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो नगर पालिका निगम के कर्मचारी और अधिकारी कार्रवाई करते हैं, प्रकरण दर्ज कार्यवाही की जाती है। पर अब उज्जैन पुलिस सड़कों पर रखी हुई आम नागरिकों की कुर्सियों को भी जब्त कर रही है। देर रात को बगैर प्रकरण बनाते हुए देर रात को पुलिसकर्मी पहुंचता है कार लेकर और कुर्सियों को कार में रखकर। स्थानीय आम नागरिक जनों ने कहा कि साहब कुर्सी बैठने के लिए रखी हुई है, पर पुलिसकर्मी ने एक नहीं सुनी और कुर्सी जब्त कर ले गया। सीसीटीवी में पूरी वारदात रिकॉर्ड होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कुर्सी किससे मंगाई और कहां गई, जिम्मेदार अधिकारी कुछ कहने और बताने को तैयार नहीं। सीसीटीवी वीडियो महाकाल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस पर सभी अधिकारी का कर्मचारी चुप्पी साधे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24 उज्जैन।